So friends, now in this video we have to understand about the laws of the inheritance। यानी कि जो मेंडल है ना, उसने जो हमें बताए थे क्या लॉस कि कैसे जो ट्रेड्स हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन वो ट्रांसफर होते हैं ना, उन्हीं लॉस के बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस और आपका डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस को भी एक बार देख लेंगे। राइट, तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो रूल्स हैं यानी कि जो इनहेरिटेंस के जो जितने भी नियम है ना, ये हम तक कैसे पहुंचे, यानी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, आपने एक नाम जरूर सुना होगा, उनका नाम है जॉर्ज मेंडल। तो असल में ये मेंडल का ही कंट्रीब्यूशन था जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम समझ पाए कि हाँ भाई, ये जो ट्रेड्स है ना, इन रूल्स के तहत आपका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। अब ये मेंडल ने कैसे किया? असल में बात है 1865 की। इन द ईयर 1865 मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट थे आपका पी प्लांट्स के साथ में, उसको लेकर एक पेपर पब्लिश किया और उसका नाम था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। दैट इज on the basis of his various experiments on this plant, that is pea plant, उन्होंने कुछ रिसर्च पेपर आपका पब्लिश किया था। अब बात 1865 की है जब ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, बट 1865 में ना, जैसे आज भी देखो बहुत सारे फील्ड में रिसर्च होता है और ये पब्लिश भी होता है बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन में, बट बहुत कम लोगों को पता होता है, जबकि आज इंटरनेट भी है। तो कंसिडर द सिचुएशन, जब 1865 था तो बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी थी। बट बाद में क्या हुआ, हमेशा की तरह कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप ने इसे फिर से रीइन्वेंट किया, फिर से खोजा। 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इस पूरे रिसर्च पेपर को रिसर्च किया, पढ़ा और उसके बेसिस में उन्होंने ना कुछ लॉज निकाले, दैट इज इनहेरिटेंस के जो लॉज है ना, उनको पोस्टुलेट किया। और वैसे 3 लॉज मोटे मोटे तौर पे इस स्पेशल क्लास में हमें आपका देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से 3 लॉ हैं? पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दीज लॉज इन डिटेल। हम समझेंगे पहले कि ये क्या है, और एक बार आप समझ लोगे ना तो उसको आप अपने वर्ड्स में भी ना इजीली मेंशन कर सकते हो, कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली। तो शुरू करें। देखो, सबसे पहले है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या बोलता है? देखो, इसका कहना है 2 alleles of a single trait in every organism। कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है और उसके अगर हम बात कर रहे हैं आपका एक ट्रेट की बात कर रहे हैं, मान लो वो ट्रेट क्या है आपका टॉलनेस। ठीक है, तो टॉलनेस के लिए उसके पास एक जीन होगा जीन। ठीक है, हम लोग जीन क्या होता पढ़ लिए ना। तो उस जीन में ना टॉलनेस के लिए 2 एलील होंगे। कैसे एलील होंगे? ये ऐसा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बोलता क्या है कि ये बोलता है, मान लो 2 पेरेंट हैं, ठीक है, और दोनों पेरेंट से आपका मेरे पास ऐसा कोई जीन आ गया, यानी कि एक एलील एक पेरेंट से, एक एलील एक पेरेंट से, दोनों मिले। दोनों के मिलने के बाद अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन दिखती है, यानी कि जहां पर दोनों एलील बिल्कुल एक जैसे हैं, तो क्या होगा? हमको कोई कंडीशन नहीं, भाई ये यहां पे आपका टॉल ही होगा, कोई समस्या नहीं। बट अगर पेरेंट के पास एक ही ट्रेट के लिए अलग अलग टाइप के क्या है आपका एलील्स है, मान लो एक पेरेंट कैसा है? टॉल है, और एक पेरेंट कैसा है आपका? ड्वार्फ है। अब जब इनके दोनों गैमेट मिलेंगे और इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, वहां पे आपका एक गैमेट होगा हाइट वाला, टॉलनेस वाला, और एक गैमेट उसी हाइट को ही लेके आपका ड्वार्फ वाला। अब इस केस में दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी कि या तो टॉल एक्सप्रेस करेगा या तो ड्वार्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब कौन कब एक्सप्रेस करेगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों में से डोमिनेंट कौन है। ठीक है ना। यहां पर हम सहूलियत के लिए ले लेते हैं कि भाई ये जो कैपिटल टी है ना, यानी कि टॉलनेस वाला, ये डोमिनेंट है, तो ये जो आपका ऑफस्प्रिंग होगा ये कैसा होगा? टॉल होगा। बस इतनी सी बात है आपका किसके बारे में? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। ये क्या कहता है? 2 एलील होते हैं किसी भी सिंगल ट्रेट के लिए, ठीक है ना। तो अगर होमोजाइगस हुआ, यानी कि बिल्कुल अगर ये कंडीशन हुआ तो भैया हमको पता है टॉल होगा। अगर ये कंडीशन हुआ हमको पता है क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो होमोजाइगस के केस में तो ठीक है, बट अगर हेटेरोजाइगस सिचुएशन हुआ, दैट इज अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हुआ, तो क्या होगा? ओनली डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। ये बस कहता है हमारा क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फिर से पढ़ लेते हैं। व्हेन पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट मतलब मान लो एक पेरेंट कैसा है? टॉल है, दूसरा पेरेंट कैसा है? ड्वार्फ है। ठीक है ना। तो ये लॉ ये बोलता है व्हेन द पेरेंट्स विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस टुगेदर,
are crossed together, only one form of the trait appears in the next generation. ठीक है ना, मान लो इसको हमने क्रॉस कराया तो इसका गैमेट ये, इसका गैमेट है, इसका जब क्रॉस कराया तो ये मिला हमको ऑफस्प्रिंग। तो इसमें जो डोमिनेंट जीन है दैट इज मान लो टॉलनेस है, वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जबकि दूसरा क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है ना, मान लो अलग अलग टाइप के जीन है, फिर से आपको बताता हूं, मान लो ये एक बड़ा एक छोटा, तो उनमें से एक डोमिनेंट ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये क्या बोलते हैं, देखो बेटा एक प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में ना, हम सबकी बॉडी में होती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में भी होता है ये, वो होता है गैमेट फॉर्मेशन। क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन। तो ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ना, इसको आप गैमेट फॉर्मेशन से बिल्कुल कनेक्ट करके रखना, कभी कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, राइट। तो क्या होता है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन each gene separates from each other so that each gamete carries only one allele for each gene। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मान लो आपका गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है। गैमेट का फॉर्मेशन कैसा होता है, हमारी बॉडी में एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्या, जर्म सेल। ठीक है, तो मेल की बॉडी में जो जर्म सेल होते हैं ना, वो बनाते हैं क्या, स्पर्म। फीमेल की बॉडी में जो जर्म सेल होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं, ओवम या एग। एक ही बात है। अब देखो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील ऑफ ईच जीन। मतलब मान लो आपका कोई मेल है, कोई मेल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास सेक्स क्रोमोसोम का ये वाला पेयर होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक आपका वाई क्रोमोसोम होता है। जब वाई रहेगा तभी कोई चीज मेल होती है, अदरवाइज नहीं होती। तो मान लो इस मेल की बॉडी में जो जर्म सेल है उसके पास ये वाला क्या है, पेयर है क्रोमोसोम का, एक्स और वाई दोनों। अब इस जर्म सेल से जब क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। मान लो ये पहला स्पर्म बना, ये दूसरा स्पर्म बना, तो एक स्पर्म में चले जाएगा एक्स क्रोमोसोम, एक में चले जाएगा वाई क्रोमोसोम। समझ में आ गई बात। मतलब ये जो जीन है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है, इस जीन का एक एलील एक्स किसी क्रोमोसोम किसी आपका स्पर्म में चले जाएगा, और इसी आपका जीन का दूसरा एलील दैट इज वाई किसी दूसरे स्पर्म में चला जाएगा। तो बस इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है ना, यानी कि किसी भी एक ट्रेट के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है और उस जीन में एक पेयर ऑफ एलील है। तो जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो एलील क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे और इंडिपेंडेंटली अलग अलग गैमेट में आपका चले जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, फीमेल के केस में क्या होता है, फीमेल के जर्म जो सेल होंगे, मान लो फीमेल के जर्म सेल हैं, वहां पर एक्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। तो ये मान लो जीन है जो फीमेल के सेक्स को डिसाइड कर रहा है, तो इसका से जब क्या बनेगा, ओवम बनेगा। तो एक ओवम में एक्स, फिर दूसरे ओवम में एक्स, ऐसा क्या हो जाता है आपका, सेग्रीगेट हो जाता है हमारे जीन्स के एलील्स। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ईच जीन सेपरेट्स फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट, हर एक गैमेट कैरीज ओनली वन एलील ऑफ ईच जीन। ठीक है ना, किसी भी गैमेट में सिर्फ एक एलील ही हो सकता है। तभी तो क्या होगा, देखो मान लो भाई एक जो स्पर्म है, ये मान लो स्पर्म है, अगर ये दोनों एलील लेके घूमता रहेगा एक्स वाई, ठीक है, और ये मान लो एग है, इसके पास भी दोनों एलील ही है ना, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो सिचुएशन कैसे हो जाएगी, देखो तो 3x हो गया, 1y हो गया। क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए ये हो जाता है आपका कि भाई मान लो मेल है ना, तो मेल से के जर्म सेल से क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म बनते हैं ना। ठीक है, बहुत सारे जर्म सेल से बहुत सारे स्पर्म बनते हैं। तो किसी में एक्स क्रोमोसोम रहता है, किसी में वाई, किसी में एक्स, किसी में वाई, ऐसा। क्लियर। तो ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि जो भी आपका पेयर जीन का किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, वो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, उसके एलील्स आपका अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दो लॉज हो गए। पहले हमने पढ़ा क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस मतलब जब भी हेटेरोजाइगस आपका ट्रेट आएंगे तो डोमिनेट अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या हो गया, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो जीन्स के एलील हैं अपने आप को एक दूसरे से अलग कर लेते हैं। क्लियर है, एक गैमेट में सिर्फ एक ही एलील एट ए टाइम रह सकता है। नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब भी ना जो गैमेट फॉर्मेशन है ना उसी से ही है। कैसे है, देखो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता क्या है ना, एलील्स ऑफ एवरी ट्रेट, जितने भी ट्रेट होते हैं, मान लो टॉलनेस एक ट्रेट हो गया,
तो उसके लिए 2 एलील है मान लो हमारे पास, कैसे, ये मान लो 2 एलील है टॉलनेस के हमारे पास, ठीक है, टी। अच्छा मान लो आई कलर हो गया, तो आई के लिए अपन ले लेते हैं मान लो ऐसा, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया। तो क्या बोल रहा है, एलील्स ऑफ एवरी ट्रेट गेट्स एब्सॉर्ब्ड एंड सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो हर ट्रेट का जो एलील है ना इंडिपेंडेंटली आपका किसी भी आपका गैमेट में चला जाता है, इंडिपेंडेंटली, उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल से समझते हैं, मान लो अगर मैं बात कर रहा हूं आई कलर की, ठीक है, तो आई कलर के लिए मान लो आपका ये कैपिटल ई और स्मॉल ई 2 अलग अलग टाइप के ट्रेट रिस्पॉन्सिबल हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ना इंडिपेंडेंटली गैमेट में चले जाएंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई हेयर कलर वाला जीन कहां जा रहा है या हाइट वाला जीन कहां जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन ना ये चीजें एकदम रैंडमली होती है, कोई फिक्स इसका आपका रूल नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छा, ये हो गई एकदम 3 बेसिक बातें किसके बारे में, हमारे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, जिसको मेंडल ने समझाया था। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि ये होता क्या है। ठीक है, तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या करना है, पेरेंट लेना है, सीधी सी बात है। हम क्या लेंगे, प्योर ब्रीड आपका टॉल प्लांट लेंगे और प्योर ब्रीड आपका ड्वार्फ प्लांट लेंगे। प्योर ब्रीड का मतलब इस प्लांट में जो हमें जीन मिलेगा वो प्योर, उसमें सिर्फ कैसे जीन रहेंगे, आप सिर्फ टॉलनेस के रहेंगे। इसमें कैसे रहेंगे, सिर्फ आपका ड्वार्फनेस के रहेंगे। अब इनका जब गैमेट फॉर्मेशन होता है ना, तो देखो इससे क्या गैमेट बनेगा, या तो टी बनेगा या तो क्या बनेगा, इधर स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका जब आप क्रॉस कराते हो, मान लो ये चेकर बोर्ड में बनाता हूं यहाँ पे, तो एक पेरेंट है टॉल वाले, एक पेरेंट है आपका स्मॉल वाले। कैसे मिलेगा बताओ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों कैसे हैं आपका, चारों आपका टॉल है। अब इनमें से मान लो टॉलनेस को हम ले लेते हैं क्या, डोमिनेंट। क्यों ले रहे डोमिनेंट, क्योंकि देखो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, टॉल मिल रहा है, मतलब टॉलनेस और ड्वार्फनेस में से ज्यादा डोमिनेंट जीन कौन सा है, तो आपका टॉलनेस। तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि जो F1 जनरेशन है वहां पर हमेशा डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव नहीं कर पाता। क्या हम ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है बताओ, यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि जो टॉल प्लांट के जो जीन है ना, ये जो आपका टीटी है, उन्होंने अपने आप को हर जगह क्या कर लिया, एक्सप्रेस कर लिया। क्लियर है? तो ये हमको मिल गया F1 जनरेशन। अच्छा, अब इसी की अगर हम बात करते हैं आपका F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में क्या होगा, देखो F1 जनरेशन में हमको मिला क्या, ये मिले टीटी प्लांट्स, तो 4 हमको यहाँ पे ऑफस्प्रिंग मिले, चारों टॉल थे। अब हमने क्या करना है, F1 जनरेशन के ही आपका जो ऑफस्प्रिंग है ना, उनका क्रॉस कराना है। तो कैसे क्रॉस कराएंगे, देखो एक तरफ हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक तरफ हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनका भी हम क्या करते हैं, आपका चेकर बोर्ड बनाते हैं। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, सेकंड केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, थर्ड केस में कैपिटल टी स्मॉल टी, और फोर्थ केस में स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर हो गया ना? अब देखो यहां पे इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो जो पहला केस है ना, ये वाला, ये क्या है बताओ, ये एक होमोजाइगस कंडीशन है। ठीक, ये जो कंडीशन है चौथा वाला केस, देखो ये भी कैसा कंडीशन है, होमोजाइगस कंडीशन है। क्यों दोनों होमो है, यहां पे इस कंडीशन में, ये वाले केस में 2 कैपिटल टी है ना, यहां पे दोनों स्मॉल टी है, इसलिए दोनों क्या हो गया, होमोजाइगस कंडीशन। ये देखो हेटेरोजाइगस है, हेटेरो। क्यों हेटेरो, क्योंकि यहाँ पे एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहां भी आपका सेम सीन है। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कैपिटल टी वाले कितने हैं, देखो तो 1 2 3, यानी कि 3, यानी कि 3 ऐसे ऑफस्प्रिंग होंगे इस F1 जनरेशन के बाद वाले, जो कैसे होंगे, लंबे होंगे। और उसके साथ में एक जो प्लांट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ड्वार्फ मिलेगा। तो 3:1, 3 प्लांट आपको लंबे दिखेंगे, एक प्लांट आपको नाटा यानी कि ड्वार्फ दिखेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका फिनोटाइप। दैट इज फिजिकली आप जब इनके ऑफस्प्रिंग को देखोगे ना, तो आपको 3:1 में ही हमेशा ये चीजें दिखेंगी, यानी कि 3 आपको लंबे प्लांट मिलेंगे, एक आपको ड्वार्फ प्लांट मिलेगा। अब इसी का अगर मैं आपको बोलता हूं भाई इसका मुझे जीनोटाइप रेशियो बताओ, तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। देखो जीनोटाइप रेशियो में यहां पे देखो, ये एक आपका टॉल है, ठीक है, सॉरी ये एक आपका क्या है, होमोजाइगस है, दिस वन इज होमोजाइगस, दिस वन इज ऑल्सो होमोजाइगस, जबकि ये दोनों कैसे हैं आपका, हेटेरोजाइगस। तो 1:2:1 ये होना चाहिए क्या, इसका जीनोटाइप। क्यों बोल रहा हूं मैं, एक हमारे पास पहले क्या आया, होमोजाइगस टॉल, उसके बाद में हेटेरोजाइगस टॉल, और उसके बाद में होमोजाइगस ड्वार्फ।
ठीक है, तो 1:2:1 क्या हो गया, इसका जीनोटाइप हो गया। तो क्लियर हो गया आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस रेशियो कैसे निकालते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे कराते हैं, क्लियर हो गया। मैं ना इस वीडियो के बाद में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, तो क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद में ना आपको और हेल्प हो जाएगा कि असल में इस यहां से ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आइए बस हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद में ना आप थोड़ा डाई हाइब्रिड आपका इनहेरिटेंस को भी देख लेते हैं कि डाई हाइब्रिड तरीके से कैसे होता है। देखो ध्यान से समझना ना। अब हम क्या करेंगे, मोनोहाइब्रिड के केस में हमने सिर्फ एक ट्रेट को आपका क्या किया था, कंपेयर किया था, दैट इज हाइट को। अब क्या किया, जब मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया ना, तो जब उन्होंने डाई हाइब्रिड जब इनहेरिटेंस को चेक कर रहे थे, तो उन्होंने दो आपका क्या लिया, अलग अलग ट्रेट्स को लिया। तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से ही निकाल कर क्या हम डिस्कस करेंगे एक सीड के किसको, ट्रेट्स को। एक ग्रुप ऐसा होगा सीड का जो कैसा है, राउंड है और येलो है, यानी कि गोल भी है और आपका पीला भी है। दूसरा ग्रुप होगा सीड का जो गोल नहीं है, रिंकल्ड है, ठीक है, और वो ग्रीन है, येलो नहीं है, ग्रीन है। तो हमने दो ऐसे क्या किए, प्योर ब्रीड प्लांट लिए। तो प्योर ब्रीड प्लांट लिए बताओ, तो इसके पास कैसा जीन है बताओ, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल्ड और ग्रीन में कैसे मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्लियर है। अच्छा, अब इनके गैमेट कैसे बनेंगे ये हम देखते हैं। तो देखो तो क्या गैमेट बनेंगे, देखो या तो आर वाई बनेगा या तो आर वाई बनेगा। इस केस में दो ही गैमेट पॉसिबल है यहाँ पे, पहला आर इस वाई से, दूसरा आर इस वाई से, ये बन सकता है। वैसे रिंकल्ड वाले में क्या मिलेगा आपको, ऐसे दो गैमेट मिलेंगे, ठीक है। अब इन गैमेट का अगर हम क्या करें, क्रॉस करें, ठीक है, तो क्या होता है, देखो एक तरफ हमने ले लिया ये वाला राउंड येलो वाले गैमेट को, और एक तरफ ले लेते हैं आपका रिंकल्ड ग्रीन वाले गैमेट को। अब आप ही बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा ना। वैसे देखो सब जगह क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। क्या मालूम चला इससे ये मालूम चला कि जो F1 जनरेशन है उसमें क्या होगा, जितने भी आपके सीड्स होंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे और येलो होंगे। इससे हमको क्या मालूम चलता है, इससे हमको ये मालूम चलता है कि जो राउंड और येलो है वो कैसा फीचर है, ये आपका डोमिनेंट फीचर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इससे ये भी प्रूफ हो रहा है कि F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट जीन है ना वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब बताओ क्या F1 में आपको कोई भी ऐसा सीड मिला क्या जो कैसा है, जो आपका रिंकल्ड है और आपका ग्रीन है, मिला क्या, नहीं। बट क्या इसका मतलब ये वहां पे नहीं है, क्या है, बट वो कैसा है, छुप गया है, रिसेसिव हो गया है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, F1 जनरेशन के ही दो सीड्स को इसीलिए फिर से क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और सेम आपका दूसरी तरफ भी। अब क्या होता है, जब इनके गैमेट्स को देखते हैं तो इनका गैमेट कैसे फॉर्म होगा ये देखते हैं ना। पहला केस में क्या होगा, ये कैपिटल आर मिलेगा इस कैपिटल वाई से, हमको पहला गैमेट मिला। दूसरा गैमेट कैसे मिलेगा, यही कैपिटल आर मिलेगा स्मॉल वाई से, देखो दूसरा गैमेट मिला। अब क्या होगा, ये जो हमारा स्मॉल आर है मिलेगा इस कैपिटल वाई से, देखो ये मिल गया तीसरा गैमेट, और फिर मिलेगा स्मॉल आर आपका स्मॉल वाई से, ये हो गया चौथा गैमेट। और ठीक इसी तरीके से हमको इस साइड भी गैमेट मिल जाएंगे। सिर्फ ये चार गैमेट ही हो सकते हैं ना, इस चार के अलावा और कोई गैमेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इस चार गैमेट का हमको क्या कराना है, अब इस चार गैमेट का भी हमको क्रॉस कराना है। तो क्या होगा बताओ, पहले केस में क्या होगा, पहले केस में क्या हो जाएगा भाई, ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल आर से मिलेगा, ये कैपिटल वाई आपका कैपिटल वाई से मिलेगा। तो हमको क्या मिलेगा, यहां पे जो सीड मिलेगा वो कैसा होगा, राउंड एंड येलो, क्लियर। वैसे ही अगर आगे बढ़े तो यहां पे देखो लिख देता हूं मैं कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, यानी कि यहां भी कैसा हमको मिला, राउंड एंड येलो मिला। अब इसी को ना आप क्या करना, आप अपनी कॉपी में बना के प्रैक्टिस करके देखना, और आपने रिजल्ट देखना कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम इजीली बनेगा। तीसरा ही बना देता हूं मैं, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी कि ये भी कैसा है आपका, राउंड है और येलो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते जाओगे ना तो आपको ना ऐसा एक टेबल मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे दिख रहा है राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। कुछ कंडीशन में दिख रहा है, देखो आपको ये यहाँ पे राउंड है बट ये ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हो गया, देखो यहाँ पे इसलिए ग्रीन हो गया क्योंकि यहाँ पे स्मॉल वाई, देखो यहाँ पे स्मॉल वाई था, यहाँ पे स्मॉल वाई था, इसलिए स्मॉल वाई मिला। तो जहां भी हमको होमोजाइगस कंडीशन मिलेगा, मैंने बताया था, चाहे रिसेसिव हो या फिर डोमिनेंट जीन हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। तो इस तरीके से हमें मिलती है क्या, F2 जनरेशन। अब इसका अगर फिनोटाइप देखोगे तो क्या होता है, देखो 9 कैसे हैं, 9 बिल्कुल हमारे राउंड और येलो है,
ठीक है ना। इसको अगर हम देखें तो राउंड एंड येलो कितने हैं हमारे पास, 9। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे राउंड एंड येलो। नेक्स्ट पूछा है भाई राउंड एंड ग्रीन कितने हैं। देखो तो राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन पहला, ये हो गया राउंड एंड ग्रीन दूसरा, और कहाँ गया भाई राउंड एंड ग्रीन, ये आपका तीसरा। ठीक है ना, तो 3 हमको क्या मिले आपका राउंड एंड ग्रीन, देखो फिनोटाइप। ठीक है, तो राउंड एंड येलो कितना हो गया 9, राउंड एंड ग्रीन कितना हो गया 3। रिंकल्ड एंड येलो, ये देखो तो भाई रिंकल्ड एंड येलो कितने हैं, ये आपको मिलेंगे, देखो कहाँ गया रिंकल्ड, ये रिंकल्ड, ठीक है पहला, ये रिंकल्ड आपका देखो दूसरा, ठीक, और कहाँ गया रिंकल्ड, ये तीसरा। तो कितने हैं, देखो 3 है रिंकल्ड एंड येलो, और आखिरी में आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो देखो ये हमें मिला रिंकल्ड एंड ग्रीन ओनली 1। क्लियर है बेटा। तो ये हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस रेशियो। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या मिल गया अपने को, ये मिल गया। ठीक है ना, तो बस इस तरीके से क्या हो गया, हमने जो इस सेशन में समझ लिया कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, और डाई हाइब्रिड और जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ इनहेरिटेंस है ना, ये भी कैसा होता है। अब आखिर में ये देख लेना, ये बस आपको थोड़ा सा एक फेयर आइडिया होना चाहिए, डोमिनेंट ट्रेट कौन कौन से हैं और आपका रिसेसिव ट्रेट कौन से हैं। देखो टॉलनेस हमने अभी देख लिया, एक डोमिनेंट ट्रेट है, येलो और राउंड भी क्या है आपका एक डोमिनेंट ट्रेट है। अब देखो रिसेसिव ट्रेट क्या हो जाता है, देखो ये जो आपका व्हाइट है ना, ये जो हाइट का शॉर्ट होना, यहाँ पे ग्रीन हो रहा, रिंकल्ड होना, ये क्या है आपका, ये है आपका रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अच्छा अगर अब ये सब किसके रेफरेंस में, देखो ये सीड के कलर के रेफरेंस में है, ये प्लांट की हाइट के रेफरेंस में, ये फ्लावर के कलर के रेफरेंस में। पॉड कलर की जो बात करते हैं अगर, तो पॉड कलर में देख लेना, ये जो ग्रीन कलर है ना, ये डोमिनेंट है, जबकि येलो आपका रिसेसिव है। किसके केस में, पॉड कलर, पॉड मतलब इसका जो फल होता है उसकी बात कर रहे हैं, उसका जो छिलका होता है ना, उसी की हम बात कर रहे हैं। शेप की बात करेंगे तो इन्फ्लेटेड क्या है, एक डोमिनेंट आपका ट्रेट है, जबकि कॉन्स्ट्रिक्टेड ये आपका रिसेसिव है। फ्लावर पोजीशन अगर एक्सियल है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, जबकि टर्मिनल अगर है तो ये आपका एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, तो इसको बस एक बार बस ऐसे देख लेना हल्का सा, आपको मोटा मोटा सीड कलर और प्लांट हाइट के बारे में पता हो, फ्लावर के कलर के बारे में पता हो, इतना ही बहुत है, पॉट की तरफ आपको जाने की जरूरत भी नहीं। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा ये वाला सेशन, और यहाँ से ये चैप्टर का ये वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में आपको बताता हूं मैं कैसे आपका जो ब्लड ग्रुप है ना वो बनता है, और कैसे हमारा जो आपका जो ये सेक्स है ना, यानी कि मेल होगा फीमेल होगा बच्चा, ये डिटरमाइन होता है, इसको हम देख लेंगे।